तो दोस्तों आज हम हमारा नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। तो जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ऐसे डीपीएसपी भी हमारे सोशल और जो इकोनॉमिक राइट्स हैं या जो हमारे काम के लिए हैं, जो सिर्फ हमारे वेलफेयर के लिए और जो सरकार को ये गाइडेंस देते हैं या जो गवर्नमेंट है कि क्या रूल्स वो बनाए जो हमारे फायदे के लिए हो, यानी एक स्टेट की वेलफेयर के लिए या एक नेशन के वेलफेयर के लिए क्या क्या चीजें जो जरूरी होती है वो सब डीपीएसपी में आता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट वर्क्स ऑन सोशो इकोनॉमिक एंड ओवरऑल डेवलपमेंट एंड provides welfare to the state। यानी कि जो हमारी भलाई के लिए या जो सिर्फ हमारे से जो जुड़े हुए जितने भी चीजें होंगी कि भाई अगर एक वर्किंग क्लास का आदमी है तो उसके लिए क्या क्या उसके पास राइट्स होने चाहिए या सरकार को उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, या जैसे जो एक आम नागरिक है जो एक नेशन में जैसे भारत में रह रहा है या किसी स्टेट में रह रहा है तो उसके लिए क्या क्या सरकार को करना चाहिए या क्या क्या पॉलिसीज और ऐसी लेके आनी चाहिए जो उनके सोशियो इकोनॉमिक और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करे। यानी कि अपने लिए नहीं, सिर्फ एक जने के लिए नहीं, दो जनों के लिए नहीं, लेकिन जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो अगर जैसे लेबर क्लास है तो कोई ऐसा नहीं कि वो अपर लेबर क्लास वाले उनके लिए नहीं, जो चाहे अपर लेबर क्लास हो चाहे लोअर लेबर क्लास हो, चाहे रईस आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, सबके लिए जो रूल बने जो सबके लिए ओवरऑल डेवलपमेंट करे, जो सबका निखार करे या सबका उद्धार करे, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, उनके लिए जो काम करने वाली चीज है उसको कहते हैं डीपीएसपी। तो ये इसमें आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो सारे डीपीएसपी के अंदर आते हैं। जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट में देखा था कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 32 तक आते थे, वैसे ही डीपीएसपी में आर्टिकल 36 से 51 में आते हैं। अब बात करते हैं, तो अब अगर आगे बात करें तो ये डीपीएसपी 3 भाग में बटा हुआ है, यानी 3 प्रिंसिपल्स है कि जिन पे किस किस पे ये काम करता है। तो 3 प्रिंसिपल में ये बटा हुआ है, जिसमें फर्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल, सेकंड है सोशलिस्ट प्रिंसिपल और थर्ड है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। तो यानी इन 3 वाले के जैसे गांधीयन प्रिंसिपल से अब हम आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे जो गांधी जी के गांधी जी जो भी करना चाह रहे थे गरीबों के लिए या जो एक स्टेट के लिए जो जो भी वो वेलफेयर चाह रहे थे, तो वो जितने भी जो उनकी विचारधारा थी या जो उनकी सोच थी उसी को गांधीयन प्रिंसिपल में डाला गया है डीपीएसपी के। और इसके अंदर 5 आर्टिकल्स आते हैं, जैसे अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं वो जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सोशलिस्ट प्रिंसिपल यानी जो आपके जो सोशल काम के लिए सामाजिक जो डेवलपमेंट करेगा आपके लिए, कि भाई जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल में कौन से कि भाई एक लेबर क्लास के लिए क्या क्या करना चाहिए सरकार को, वर्किंग क्लास के पीपल है उनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे उनको क्या रिसोर्सेज वगैरह जो भी हैं जो डेवलप करने चाहिए कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट करे या जिनको अच्छी लाइवलीहुड जैसे होता है कि अच्छा रहना सहना और जैसे अच्छी हेल्थ वगैरह जो भी ये चीजें हैं वो प्रोवाइड करे वर्किंग क्लास को भी और जो भी बाकी सिटीजन रह रहे हैं इंडिया में उनको भी। और लिबरल और इंटेलेक्चुअल में कि जैसे भाई और भी जैसे तरीके की जो भाई जो आपकी भलाई के लिए और ये जो भी ऐसी चीजें हैं वो सारी लिबरल और इंटेलेक्चुअल में आती है। तो आर्टिकल 39 से आर्टिकल 51 तक जितने भी आर्टिकल आते हैं वो इन तीनों पॉलिसीज में आएंगे, सॉरी पॉलिसीज के प्रिंसिपल में आएंगे, आर्टिकल 39 से लेके आर्टिकल 51 तक। आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 जो है कि जो ये किसी भी पॉलिसी में नहीं है, जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट में देखा था कि 12 और 13 किसी भी उसमें नहीं थे, वैसे ही आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 भी किसी में नहीं है। तो देख लेते हैं कि आर्टिकल 36 क्या है इसमें। आर्टिकल 36 का है डेफिनेशन ऑफ स्टेट।
तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट जैसे आपको ये सुना सुना सब लग रहा होगा, क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 है, फंडामेंटल राइट में वही सेम चीज, ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट इसमें भी वही है, डीपीएसपी में भी सेम ही है। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स में देखा था कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, कि जिसमें भाई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यूनियन गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, और लोकल अर्बन बॉडीज होनी चाहिए, और जो है जैसे उनके अलावा स्टेचुरी बॉडीज जो भी है वो सारी होनी चाहिए। तो वही सेम चीज जो डेफिनेशन आर्टिकल हमने 12 में भी पढ़ा था फंडामेंटल राइट में, वही सेम चीज इसी में आती है। तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है या कोई भी अलग नहीं है कि डेफिनेशन के ऑफ स्टेट की भाई अगर फंडामेंटल से अगर हम डीपीएसपी में आ रहे तो हमारा कोई चीज बदल रहा है, नहीं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट वही है, सेम की सेम ही रहेगी जो सामने आर्टिकल 12 वाली। तो वही आर्टिकल 12 वाली डेफिनेशन और जो भी उसके अंदर जो प्रिंसिपल्स वगैरह हमारे आ रहे थे वो हम इसमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 37 की। आर्टिकल 37 में क्या आता है कि जुडिशियल रिव्यू will not be work if doesn't ensure DPSP। अब ये जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जुडिशियल रिव्यू विल नॉट वर्क इफ डजंट इंश्योर डीपीएसपी, यानी अगर कोई भी राज्य या राज्य की सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर कोई भी लॉ वगैरह वो सब चीजें बना रही जिसको डीपीएसपी के अंदर नहीं आ रहा, या वो डीपीएसपी के जो भी उसकी पॉलिसीज है, जैसे उसके अंदर कोई सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा है, यानी कोई सामाजिक कार्य नहीं हो रहा है, या कोई जैसे गांधीयन प्रिंसिपल या इनका किसी का भी फॉलो नहीं हो रहा, यानी वो अगर किसी एक इंडिविजुअल के लिए हो रही है या कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो रही है, तो वो जुडिशियल रिव्यू माना ही नहीं जाएगा, चाहे कोर्ट का कोई भी हो। कि जैसे मान लो कि आपका कोई फंडामेंटल राइट है जैसे थे, वैसे डीपीएसपी में भी जैसे आपकी सोशल या इकोनॉमिक या ओवरऑल डेवलपमेंट का अगर कोई भी चीज है वो अगर सरकार नहीं ला रही है, और अगर केस अगर आप पे कोई भी हुआ है या जैसे अगर उस पर भी अगर कोई जुडिशियल रिव्यू अगर सरकार लाती है तो वो मान्य नहीं होगा। अगर डीपीएसपी इंश्योर नहीं हो रही है तो उस जगह जुडिशियल रिव्यू भी यानी कानूनी हक राइट्स भी जो है कानून का भी, या जो जैसे हमारे कोर्ट कचहरी वाले मामले हैं वो भी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो ये है आर्टिकल, हमने देख लिया कि शुरू से कि भाई क्या डेफिनेशन होती है इसकी, किसके पे काम करता है, कौन से आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। 3 प्रिंसिपल है, गांधीयन, सोशल, लिबरल, और आर्टिकल 36 और 37 जैसा भी हम देख सकते हैं कि इन तीनों ही चीजों में से किसी में नहीं आ रही, ना गांधीयन प्रिंसिपल में है, ना सोशलिस्ट प्रिंसिपल में है, ना लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में। तो आर्टिकल 36 में हमने देखा डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या थी, जो वो आर्टिकल 12 है फंडामेंटल राइट का, वही सेम चीज इसमें भी है। आर्टिकल 37 में कि भाई जुडिशियल रिव्यू की भाई जो भी कोर्ट और इनकी कानूनी कार्रवाई वो मान्य नहीं होगी अगर सरकार या राज्य सरकार या गवर्नमेंट अगर उसमें डीपीएसपी इंश्योर नहीं कर रही है उस स्टेट में। तो अब अगर हम हमारे पहले प्रिंसिपल की ओर चलें तो वो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब सोशलिस्ट प्रिंसिपल मतलब क्या हुआ कि वो सारे प्रिंसिपल जो आपके इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जो भी आपके डेवलपमेंट है या राइट्स है उनके लिए जो फाइट करे, या वो सरकार से वो वाले जो भी सारे राइट्स है आपके, जो सोशल राइट यानी सामाजिक राइट्स क्या क्या हैं, इकोनॉमिक राइट आपको इकोनॉमिक भी भाई स्टेबिलिटी दे और इंडिपेंडेंट रखे आपको, और जो भी उसके अंदर आता है कि पॉलिटिकली भी अगर आप पे कि भाई किसी भी तरह कोई प्रेशर वेशर ना बनाया जाए या वो वाली चीज़ें ना बनाई जाए, तो उसके लिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। इसके अंदर आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। तो इसके अंदर टोटल 7 आर्टिकल्स आते हैं। अब इसके अंदर टोटल 7 आर्टिकल्स आते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर। तो अब हम जैसे देख रहे हैं कि हमने फंडामेंटल राइट में भी देखा था कि आर्टिकल जैसे वो था राइट टू इक्वलिटी था, राइट टू फ्रीडम था, वो किसी किसी कैटेगरी में आ रहे थे। उसी तरह से डीपीएसपी का भी जो जैसे सबसे पहला वाला टाइप है वो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जिसके अंदर 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। अब ये देख लेते हैं एक एक करके कि ये आर्टिकल है क्या, कि आपको ये क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, कि आर्टिकल 39 में क्या है, 39A में क्या है। तो अगर सबसे पहले बात करें आर्टिकल 39 की,
तो ये है वर्किंग एंड लेबर क्लास के लिए जो भी लोग हैं। तो वर्किंग और लेबर क्लास के लिए जो भी लोग हैं उनका मतलब ये हो गया इस चीज़ में कि जो भी वर्किंग, और जैसे कि जो अगर कोई बंदा फैक्ट्री में जा रहा है, इंडस्ट्री में जा रहा है या कहीं पे भी जा रहा है, तो उसके क्या क्या काम होंगे, उसके क्या क्या राइट होंगे, या वो क्या, जो गवर्नमेंट है या जो कंपनी है, जो गवर्नमेंट है, उनको क्या क्या इंश्योर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो होनी चाहिए कि उनको एक प्रॉपर लाइवलीहुड प्रोवाइड करे गवर्नमेंट। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि भाई अगर काम करे तो बेटर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है। इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, चाहे आइदर मैन और वुमेन। ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। और जैसे इसके अंदर हो गया, तो ये जैसे तीन तो ये मेन चीज़ें हैं कि भाई अगर आपके भाई पेमेंट जो है कि चाहे कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी हो। बेटर वर्किंग कंडीशन यानी आपको वहाँ काम करने की कंडीशन जो है वो बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और जैसे बाकी इसके अंदर हम अगर हम देख रहे हैं कि प्रॉपर लाइवलीहुड होना चाहिए, तो लाइवलीहुड से इनका मतलब यहाँ ये नहीं है कि मतलब भाई आपको अच्छा रहने का और वो सब चीज़ें भी दे, यानी पूरी अच्छी चीजें भी वो रहने के लिए, खाने पीने के लिए। जैसे भाई वर्कर अगर कहीं बाहर से भी आया है तो उसको प्रॉपर चीजें वो प्रोवाइड करे। ये सब चीजें जो इसके अंदर आती है। और ऐसे रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो लेके आए फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन। ठीक है। या टू टू लीड ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है। ऐसी जो भी चीजें, रिसोर्सेज और मटेरियल, ऐसी चीजें लाए जो कि सिर्फ कोई एक इंडिविजुअल, एक या दो आदमी का ना करे, सभी का विकास करे। जितने भी उसमें लेबर और वर्किंग क्लास में जितने भी लोग आ रहे हैं उन सभी का वो डेवलपमेंट करे, उन सभी के लिए है। अब ये प्रॉपर लाइवलीहुड है, बेटर वर्किंग कंडीशन है, इक्वल पेमेंट, मोर वो वुमेन, और ये है रिसोर्सेज एंड मेकिंग मटेरियल प्रोड्यूस। तो ये सब कोई एक आदमी के लिए नहीं है कि हो सकता है कि भाई हर आदमी का अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो जो भी आदमी जहां पे भी काम कर रहा है उसके लिए सब चीजें ये सेम होनी चाहिए। तो ये स्टेट गवर्नमेंट या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये इंश्योर करना है कि ये सारी चीजें अगर किसी भी इंडस्ट्री या कहीं पे भी अगर आदमी काम कर रहा है तो ये सारी उनके को ये फायदा मिले। अब आर्टिकल 39 हो गया। अब 39A को देख लेते हैं। ये है फ्री लीगल एड टू पुअर्स। अब फ्री लीगल एड से आप वैसे ही समझ गए होंगे कि भाई उनको, भाई जैसे कि है कि जैसे हमारे यहाँ पे इंदिरा रसोई योजना है, या ऐसे कई चीजें हैं कि जैसे उनको भाई बहुत ही कम दामों पे जैसे चीजें प्रोवाइड करना, या फ्री लीगल एड यानी जैसे कोई हॉस्पिटल वगैरह में है तो जैसे जो बीपीएल लाइन के नीचे है उनको दवाइयाँ फ्री में प्रोवाइड कर देना। और ये ऐसी जितनी भी कंडीशन है कि भाई जिनसे गरीब है या जो थोड़े से निचले स्तर में आते हैं पैसों वैसों के मामले में, उनका थोड़ा सा उत्थान हो सके और वो अपने आप को किसी से कम ना समझे। इसीलिए कि भाई उनको जो गरीब है उनको जैसे भाई फ्री में, जैसे हमने राशन वगैरह, राशन शॉप्स वगैरह भी होती है हमारे, तो राशन प्रोवाइड करा दिया फ्री। जैसे मेडिकल हेल्थ कैंप या चेकअप्स वगैरह लगते रहते हैं कि भाई फ्री सेमिनार्स वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं। और गवर्नमेंट जैसे हॉस्पिटल होता है उनमें भाई बीपीएल के नीचे जो है उनको दवाइयाँ फ्री मिल रही है, ये सब चीज़ें। तो गवर्नमेंट ने जो भी गरीबों के उत्थान के लिए जो भी काम करना है वो आर्टिकल 39A के अंदर आता है डीपीएसपी के। आर्टिकल 39A में एक और चीज जो ध्यान रखने वाली है, इसके अंदर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से NLSA का भी फॉर्मेशन हुआ, यानी नेशनल लीगल
सर्विस एक्ट, यानी इसके अंदर की जितने भी जो भी लीगल कार्यक्रम, जितने भी लीगल तरह के कार्य है उनके अंदर इनको इनरोल करना और उनकी सेफ्टी और वो सब चीजें इंश्योर करना, ये एक चीज है जो मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था आर्टिकल 39 में। तो ये ध्यान रखना है एनएलएस से कौन से इससे आया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये एनएलएसए को लाया गया है। अब अगर जैसे 39A की बात हो गई तो अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 41 में की। आर्टिकल 41 में क्या है? आर्टिकल 41 में ये है कि भाई फ्री एजुकेशन जो भी है, कि भाई जो भी गरीब बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, जैसे जो भी बूढ़े हैं 60 साल के उम्र के ऊपर जिनकी हो गई उनको ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड करना, उनको बढ़िया हेल्थ केयर फैसिलिटीज और ये सारी जो भी चीजें हैं वो सब चीजें प्रोवाइड करना आर्टिकल 41 में आता है। तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, ओल्ड एज पेंशंस एंड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। तो ये जो भी सारी चीजें हैं तो ये देख सकते हैं कि भाई ये सोशल वर्क में ही आ रहा है कि जैसे कि भाई फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ओल्ड एज पेंशन करना या बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। तो ये किसी एक या दो जने के लिए नहीं हो रही, ये सभी के लिए है कि भाई जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन, जो नहीं पढ़ सकते उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ओल्ड एज को पेंशन देना ताकि उनका बुढ़ापे में भाई आराम से उनका जो भी है खर्चा वगैरह वो चल सके। और हेल्थ फैसिलिटीज खासकर जैसे कि यंग में कम होती है पर आजकल यंग या बेटर जो भी ओल्ड है उनको सबको बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। तो ये भी एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट सोशल उसी में आ रहा है, सोशलिस्ट की तरह समाज के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो आर्टिकल 41 में है। अब देख लेते हैं कौन से थे आर्टिकल। अब अगला आर्टिकल होगा आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 में क्या है कि आर्टिकल 42 में ये है कि भाई जैसे जो भी वर्कर या जो भी है उनके साथ कोई भी पेमेंट को लेके ऐसा नहीं हो कि काम बहुत ज्यादा करवा रहे हैं और पैसा कम दे रहे, तो एक डिसेंट अमाउंट और एक फिक्स अमाउंट या डिसेंट अमाउंट का उनको जो वेज है लेबरर्स को वो मिलना चाहिए। तो ये सब आता है आर्टिकल 42 के अंदर। कि भाई एक तो बढ़िया सा अच्छा सा उनका जितना काम कराया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा मिले। भाई 6 घंटे अगर काम करवा रहे तो 6 घंटे के अकॉर्डिंग पैसे मिले, ऐसा नहीं काम 6 घंटे का करा रहे पेमेंट 2 घंटे का दे रहे, वो वाली चीजें ना हो। और थोड़ा सा उनकी बेटर लाइवलीहुड जो लाइफ स्टाइल है या जो भी उनको थोड़ा रहने का अच्छी जगह प्रोवाइड कराना, ये सब जो भी चीजें हैं ये आर्टिकल 42 के अंदर आती है। तो अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 42। वो जो इससे पहले मैंने आपको बताया वो आर्टिकल 43 था। आर्टिकल 42 में क्या है कि भाई बेटर वर्किंग कंडीशन उनको प्रोवाइड करे। और जैसे वुमेन्स में है तो जैसे औरतों में कई बार जैसे कि भाई प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह काम कर रही होती है तो उनके लिए थोड़ा सा क्या है कि मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि भाई जब वो डिलीवरी वगैरह उनकी होने वाली हो तब उनको छुट्टियां वगैरह प्रोवाइड करना। और अगर जैसे आजकल तो कंपनीज वगैरह में क्या करते हैं कि भाई जैसे बच्चों को भी वहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा प्ले स्कूल टाइप का या ऐसे खिलौना वलोना वाली जगह बना देते हैं कि भाई वो वहाँ पे वुमेन अपने बच्चों को भी भाई उसके बाद भी वहाँ पे भाई अपने बच्चे को भी संभाल ले और खेल ले। तो भाई मैटरनिटी रिलीफ वगैरह प्रोवाइड कराना, ये सब ये आर्टिकल 42 में था। इससे पहले जो मैंने बताया आपको वो थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई, वो आर्टिकल 43 था, 42 नहीं था। आर्टिकल 42 में बेटर वर्किंग कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करवाना, ये सब चीजें आती है। आर्टिकल 43A में क्या आता है कि भाई आपको कि भाई जो भी लोग बाग हैं या जो भी वर्कर्स हैं उनको इंडस्ट्रीज वगैरह में जैसे कि है कि भाई उनमें थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करके और उनको इंडस्ट्रीज में जैसे अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज जो भी आ रही है उनमें जॉब प्रोवाइड कराए उनको। तो भाई स्टेट को ये ट्राई करना चाहिए कि भाई अच्छी वर्किंग कंडीशन के साथ इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप करें और उनमें ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कैपिटल को इन्वॉल्व करें। यानी कि जैसे कि अगर सारा काम जो भी है मशीनों से ना हो, मशीनें भी अगर इंडस्ट्रीज में आ रही हैं तो ऐसी मशीनें आए कि जिनको यूज करने के लिए जैसे भाई वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़े, ह्यूमन लेबर की जरूरत पड़े,
कि रोबोट से काम करा रहे वो है, क्योंकि अगर ऐसा होने लगेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये ज़्यादातर मोस्टली जो जितने भी हमारी वर्किंग क्लास है वो इंडस्ट्रीज में वो काम करती है। और आजकल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि जैसे भाई ऑटोमेटिक चीज़ें जो है वो ज़्यादा बनने लग गई है, तो वो तो रहे पर उसके अंदर वो एक बैलेंस फिक्स करके चले कि भाई डेवलपमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता रहे। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट के साथ कहीं अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए। तो ये इसमें है कि टूवर्ड कि भाई स्टेट shall try to manage workers in industries। तो ये आर्टिकल 43A था। अब इसका सोशलिस्ट प्रिंसिपल का आखिरी आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 47। अब इसमें क्या है कि भाई माल न्यूट्रिशन से जो भी चीजें हैं वो ना हो। तो यानी कि जैसे कि हम जैसे इसमें देख सकते हैं कि भाई माल न्यूट्रिशन से जैसे कि भाई जैसे कि काफ़ी जो बच्चे होते हैं वो भाई अच्छा पोषण वगैरह पोषण वाला आहार नहीं मिलने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, या कई बच्चों की अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो जाती है। तो वो सब चीज़ें ना हो, तो जैसे आजकल गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील वाला सिस्टम चल रहा है, और जैसे इंदिरा गांधी रसोई योजना या ऐसी कई जैसे पॉलिसीज गवर्नमेंट ने चला रखी है कि भाई जिसमें बहुत सस्ते में पूरा पौष्टिक आहार 7 रुपए में, 8 रुपए में, 10 रुपए में आप अच्छा खाना खा सकते हैं। और वो है तो उससे माल न्यूट्रिशन की जो कमी है, जो कि भाई जिनमें कुपोषित जो रह जाते हैं, कुपोषण को दूर करने का एक जो इनिशिएटिव है वो इस आर्टिकल 47 के द्वारा पूरा किया जाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि जब हमने जैसे हमारा पहला वाला जो भी पोर्शन है सोशलिस्ट प्रिंसिपल खत्म कर लिए, तो अब देख लेते हैं कि गांधीयन प्रिंसिपल पे क्या है। गांधीयन प्रिंसिपल में क्या क्या है, तो गांधीयन प्रिंसिपल में यानी जो भी गांधी जी की जो सपना देखा था गांधी जी ने कि भाई जैसे विलेज पंचायत को डेवलप करना, कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप करना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, एजुकेशन और वो जो भी है कि भाई जो पिछड़े वर्ग को एजुकेशन वगैरह ये जो भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें देना, तो यही सब इन आर्टिकल में कंसिस्ट करते हैं। तो गांधी जी का जो थॉट था या गांधी जी की जो पॉलिसीज थी उसके अकॉर्डिंग जो भी है वो जो भी डीपीएसपी में डाले गए उनके थॉट्स वो इन आर्टिकल्स में, इन 5 आर्टिकल्स में 40, 43, 43B, 46 और 48। आर्टिकल 40 में देखते हैं क्या है। आर्टिकल 40 में जैसा कि हमने शेड्यूल में देखा था 11 में कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, तो वही एक सपना गांधी जी का भी था, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत क्यों था, इस्टेब्लिशमेंट भाई पंचायत का इस्टेब्लिशमेंट करना क्यों जरूरी है कि भाई जैसे जो रूरल एरियाज है उनमें भी भाई अगर जैसे पंचायत होगी तो उसका एक पंचायत का हेड भी होगा, जैसे जो सरपंच हो गया या आपके जैसे ग्राम जैसे आपके जैसे प्रधान वगैरह होते हैं, ये सब चीजें हो गई, तो वो होगा तो गांव में डेवलपमेंट भी होगा। और वहाँ की सरकार होगी तो भाई सरपंच है तो वो क्या होगा कि भाई जो भी गांव की जो भी भाई जरूरतें हैं वो ले जाके भाई वीडियो होता है, वीडियो से के थ्रू वो वैसे अलग अलग पहुंचा सकता है। तो भाई विलेज पंचायत में इसलिए कि ताकि जो रूरल एरिया है जो कि सबसे ज्यादा काफी बड़ा एरिया कंपोज करता है हमारे इंडिया में, यानी काफी बड़ा हिस्सा है जो रूरल एरिया में रहता है, तो उसका डेवलपमेंट होना और उनका भी विकास होना बहुत जरूरी है कि भाई वहां पे भी टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज ये सब चीजें आए। तो आर्टिकल 40 में ये है कि स्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत, की भाई गांव में पंचायत का स्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। अब आर्टिकल 43 में क्या था, आर्टिकल 43 में है स्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। अब कॉटेज इंडस्ट्री जैसे अभी यहाँ शब्द आया, तो कॉटेज इंडस्ट्री क्या हो गया कि जो छोटे छोटे बिजनेस है
जो कि हम घर से भी चला सकते हैं, या एक बिल्कुल छोटा सा कोई ऑफिस खोल के वो हमने बिजनेस चला लिया, जैसे घरों में अचार पापड़ वगैरह का बिजनेस हो गया, हैंडक्राफ्ट के जैसे जो भाई हमारे छावड़ी वगैरह बनाना है, या ये जैसे हाथों कई चीजें हैं, तो जो हैंडक्राफ्ट जैसे घर से ही भाई जैसे कि स्वेटर वगैरह हमारी नानी वगैरह जो भी थी वो स्वेटर्स वगैरह बना लेते थे। तो ऐसे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो घर से ऑपरेट की जाए, कि भाई जिसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा रिसोर्स या मटेरियल या वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कि भाई घर से जो छोटे छोटे बिजनेस चलाए जाते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में आते हैं। तो गांधी जी का भी ये भी था कि भाई जैसे कि भाई वो पहले कि भाई कि ये उनका मानना इसलिए था कि भाई ताकि लोग सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सके और अपने आप को भाई वो बेटर कंडीशन में ला सके, कि भाई अगर जॉब्स के पीछे नहीं जाके भाई खुद का अपना एक छोटा बिजनेस है कि जिससे वो भाई कंट्री में भी कंट्रीब्यूट कर पाए, कंट्री के जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और अपना भी भाई जो भी लाइवलीहुड है या रहने सहन का जो भी तरीका है या अपनी लाइफ का है वो बेटर कर सकते हैं। अब इसी का ही पार्ट का 43B है, आर्टिकल 43B है। तो आर्टिकल 43B का है कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना। कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ नहीं, जैसे 20-21 जनों का मिलके एक ग्रुप होता है कि भाई जिसने भाई 20-21 जनों ने भाई जैसे कि कोई किसी भी चीज के लिए डेवलपमेंट करना है, या जैसे मान लो कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, मान लो कि कोई एक फ्लैट वगैरह, जैसे हम अगर बिल्डिंग्स वगैरह में रह रहे हैं तो उनमें उन्होंने क्या किया कि 20 जनों ने 21 जनों ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप कर ली, और उसके अंदर भाई अपना कोई भी बिजनेस चला लिया या कोई समाज सेवा वगैरह ये काम कर दिए। तो ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ गए। और ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। ये 43 जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है। तो आर्टिकल 43B के बाद अब आता है आर्टिकल 46 में है। तो भाई इसमें ये है कि भाई एजुकेशन प्रोवाइड करना, कि जो भी वजह से बच्चे हैं जो वीकर सोसाइटी के हैं, SC ST कास्ट के हैं, उनको उनका भी डेवलपमेंट हो। वो ऐसे नहीं हो कि भाई अशिक्षित रह जाए या इलिटरेट रह जाए। तो लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए भी, और भाई जैसे कि मोस्टली जो गाँव वाले एरिया है उनमें जैसे वीकर सोसाइटी जैसे कि भाई जात पात और ये सब चीजें बहुत ज्यादा चलती है हमारे समाज में, तो उस वजह से उनका कोई शोषण ना हो जाए या उनका डेवलपमेंट ना रुक जाए, और उनके लिए भाई बेटर वर्किंग कंडीशन भी बने SC ST के लिए, कि भाई वो काम में भी उनको अच्छा मिले, जैसे रिजर्वेशंस वगैरह दिए हुए हैं गवर्नमेंट ने और ये सब चीजें। तो ये सब गांधी जी का ही था कि भाई वीकर सेक्शन है वो पीछे ना रह जाए। तो 46 में यही है कि तो भाई प्रोवाइड एजुकेशन and better working opportunities to weaker sections। तो भाई ये है कि भाई उनको बेटर वर्किंग कंडीशंस मिले और उनको एजुकेशन मिले, ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो, पर्सनैलिटी इनहेंसमेंट भी हो, और उसके साथ साथ उनका डेवलपमेंट भी हो। अगर उनका डेवलपमेंट होगा, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर ऊपर हो गई, तो जो ऊपर ऊंच नीच की या जो जात पात वाली बात है वो खत्म हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी सोसाइटी में। तो वो स्टेबिलिटी लाने के लिए ये इसमें 46 का बात हुई है। अब आखिरी जो हमारा आर्टिकल आ जाता है वो है इसमें आर्टिकल 48। तो उसमें गांधी जी का ये था कि भाई जिन पे कि भाई गायों की हत्या वगैरह करना बंद कर देना, मिल्चेस वगैरह होते हैं जैसे भेड़ वगैरह, और इनका जो भी शिकार वगैरह करते हैं, तो ये सब चीजें बंद कर देना, और उनकी जो ब्रीड है उनमें इम्प्रूवमेंट आना, यानी और नई नई तरह की अच्छी अच्छी जो भाई जो दूध दे गाया, उन गाय जो दूध अच्छी दे रही उनका और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो, उनको बेटर तरीके से चीजें मिले, अच्छा खाना पीना वगैरह उनको खिलाया जाए, ताकि ब्रीड इम्प्रूवमेंट हो। तो भाई उससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ना कि गायों का भाई मारना काटना वो बंद करके और उनका डेवलपमेंट करना, या भाई उनकी जो ब्रीड है या जो उनकी जो ब्रीड है उसको इम्प्रूव करना। तो भाई बैन ऑन काउ स्लॉटर्स, ठीक है, मिल्सेस और ये सब चीजें, तो इन पे बैन लगा देना। तो ये जो 5 आर्टिकल थे मैंने आपको बताया, 43, 43B, 43, 43B, ये 46 और 40, ये 40, और ये 5 है जो गांधी प्रिंसिपल को
पूरा उनके जो भी थॉट्स थे उसको पूरा फुलफिल करता है। अब हमारा एक आखिरी वो बचा है लिबरल और इंटेलेक्चुअल। तो अब जब हमारा तीसरा टाइप आता है लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की, मतलब जो कि भाई हमारे जो देश के लोग हैं, जो बच्चे वगैरह समाज वगैरह के लिए तो काम करना ही करना, साथ साथ में जो भाई और भी जो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी जो भी चीज़ें हैं उसमें भी उसको अच्छे से मेंटेन करना, वहाँ से भी भाई टेक्नोलॉजी वगैरह का सबका डेवलपमेंट करना, सबसे रिलेशन अच्छे बना के रखना, ताकि पीसफुल एक माहौल बना के रखना। अब उसके अंदर सबसे पहले आता है आर्टिकल 44। इसके अंदर आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी यूसीसी। यानी ये होता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, यानी आपका वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करना। कि जैसे कि अब आप देखते हैं कि इंडिया में हम जो भी लोग 18 से ऊपर हो गए, वो एमपी के, एमएलए के, प्राइम मिनिस्टर वाले जो भी ये चुनाव होते हैं, इनमें हम पूरा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यूसीसी को डेवलप करना और हमारे को वोटिंग राइट्स वगैरह प्रोवाइड करवाना, ये सारी चीज़ें आती है आर्टिकल 44 के अंदर। और ये किसका टाइप है? लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का ये टाइप है। अब 45 में आते हैं। एक मिनट। अब आर्टिकल 45 के अंदर क्या है? आर्टिकल 45 के अंदर ये है कि भाई जो भी बच्चे हैं, जो भी खासकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड कराएं उनको भाई, ताकि वो उस एटमोसफियर में आ सके कि भाई अर्ली चाइल्डहुड की भी भाई, जैसे कई होते हैं कि भाई जो चाइल्ड लेबर वगैरह में इनमें इन्वॉल्व ना होके, और जो खासकर 6 से 8 साल के बच्चे, उनके खासकर 6 साल तक के बच्चे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। भाई एजुकेशन जरूरी नहीं, स्कूली शिक्षा नहीं, जो है घर पे भी जो हम माँ बाप वगैरह जो है कि भाई संस्कार वगैरह जो है वो देना, और जो भी भाई कि उनका जो एक बचपन में जो एक थोड़ा सा माइंड का जो ग्रोथ होना चाहिए या डेवलपमेंट होना चाहिए, कि भाई वो चीज़ें उनके बच्चों की 6 साल तक की जो होती है, उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करना है। ये भी सरकार की भाई जिम्मेदारी है, तो उसका ध्यान रखें। अब आर्टिकल 48 ये आता है। इसमें है टू मेंटेन एंड सेफगार्ड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, टू मेंटेन एंड सेफगार्ड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का मतलब ये है कि जो भी हमारे जितने प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, जैसे भाई पहाड़ है, जंगल है, नदियां हैं, और ये जो भी चीज़ें जो हमें नेचर से मिली, तो इनका कोई भी हम मिस यूज़ ना करें, इनको किसी भी तरह से, जैसे भाई जानवर है, पशु वगैरह है, जैसे पेड़ वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा लगाना, इनको ना काटना, और जैसे भाई नदियों में जैसे कि भाई इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह ना करके, तो ये जो हमें प्राकृतिक, जो हमारे को नेचर से जो चीज़ें मिली है, उनका हम बचाव करें, और उनका पूरा प्रॉपर यूज भी लेना है, उनको पूरा बचा के भी रखना है, और उनका यूज इस्तेमाल भी हमें सही तरीके से तो करना ही करना है, पर उनको बचा के भी रखना है कि भाई वो नष्ट ना हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे आप देखते जा रहे हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, या टेम्परेचर चेंज होना, क्लाइमेट चेंज, इन सब के पीछे नेचर का ही हाथ होता है। तो हम जितना ज़्यादा नेचर को चोट पहुंचाएंगे, नेचर उतना ही वापस हमें किसी ना किसी वे में इफेक्ट करेगा। तो ये हो गए 3 आर्टिकल हमारे जो इसके अंदर 44, 45, 48 ए। अब देखेंगे आर्टिकल 49। अब 49 के अंदर क्या आता है कि भाई जैसे भी हमारी जितनी भी जैसे प्रसिद्ध धरोहर है, या जो पुरानी धरोहर है, या हेरिटेज साइट्स है, जैसे कि भाई कोई जैसे कुतुब मीनार हो गया, दरगाह हो गई, रेड फोर्ट हो गया, तो इन सब की जो भी जैसे हमारे हिस्टोरिकल साइट्स में आता है, हमारा इतिहास जिससे पता लगता है, उन सब चीजों को बचा के रखना और उनको पूरा मेंटेन करना। तो आर्टिकल 49 में भी ये भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि भाई जैसे ASI वगैरह, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये ऐसे होते हैं कि भाई इन्होंने, गवर्नमेंट ने ऐसी कमिटीज बना रखी कि भाई जो हमारी जो भी भाई पुरानी धरोहरें हैं, हेरिटेज साइट्स है, उनका मेंटेनेंस भी रखे, और साथ साथ में उनको भाई मेंटेनेंस रखना इसलिए जरूरी ताकि वो जीवित रहे।
हमें भी पता लगे कि भाई हमारा कल्चर या हमारी हिस्ट्री वगैरह क्या थी, क्या क्या जो भी चीज़ें थी, या जो भी वजह से भाई अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कई चीज़ें भारत में तो आप घूमने जाओ तो इतनी सारी हमारे पास हमारी प्राकृतिक या जैसे जो हम पुरानी धरोहरें हैं, तो उनको बचा के रखना भी ज़रूरी है। तो ये भी काम गवर्नमेंट का ही है, तो भाई प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल साइट्स। आर्टिकल 50 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 50 में क्या है कि भाई इसमें की जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी सरकार की जो जैसे भाई गवर्नमेंट की जैसे होती है कि भाई जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम है, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव अलग, इनको अलग रखना। और जुडिशरी जैसे हमारे यहाँ जो हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज हो गए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, इनको दोनों को अलग रखना है। मतलब इनके बीच में डिफरेंशिएशन करना, यानी ये कोई या तो कंबाइंड काम भी ना करे, और ऐसा ना हो कि भाई इनके बीच में कोई भी भाई अपने एक दूसरे काम में भाई ये बीच में टांग अड़ा रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो नहीं। एग्जीक्यूटिव का काम अलग करना और जुडिशरी का काम अलग करना। ये आर्टिकल 14 आर्टिकल 50 में यही है कि भाई सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, भाई सरकारी कामों को अलग रखना और न्यायालय से जो रिलेटेड जितने भी काम है उनको अलग रखना। तो अब हमारा जो इसमें डीपीएसपी में आखिरी आर्टिकल जो आता है वो है मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो यानी कि भाई जैसे भी कोई अब ये भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम है कि भाई जैसे हमारा किसी भी देश से कोई किसी भी तरह की हम वायलेंस एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो, अगर वो भी हो जाती है तो भाई उसमें पीस बना के रखना, शांति वार्ता वगैरह जो चलानी। जैसे अभी हाल ही में जैसे इंडिया चाइना का चलता रहता है, इंडिया पाकिस्तान का चलता रहता है, तो भाई वॉर को अवॉइड करना। और जैसे कि जो भी ऐसे देश हैं जिनको इंटरनेशनल सिक्योरिटी की जरूरत है कि भाई जैसे जिसमें यूएन की तरफ से जैसे भाई यूएन की जैसे सिक्योरिटी काउंसिल्स है, उसमें भी जैसे भाई भारत की सेना भी जाती है, सब चीजें जाती है, तो वो भाई इंटरनेशनल पीस यानी कि भाई शांति व्यवस्था बनाए रखना, सभी देशों से अच्छा रिलेशन बनाए रखना, किसी से भी कोई भी किसी भी तरह का भाई कोई झगड़ा या वायलेंस एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व होके अच्छे संबंध बनाए रखना, और जिस देश को सिक्योरिटी चाहिए उस देश को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो ये बेसिकली जितने भी आर्टिकल थे हमने आप देखे, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक हमने सारे कवर करे जो डीपीएसपी के अंदर आने वाले आर्टिकल है। तो इससे अब हमें ये पता लगा कि भाई भाई गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है हमारे प्रति, भाई हमारे देश के प्रति, देश में लेते हुए जो भी अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के लोग हैं, भाई वर्किंग क्लास के लिए क्या है, आम आदमी के लिए क्या है, गरीब आदमी के लिए क्या करना है। तो ये सारी चीजें जो भी आती है कि जो आपकी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को जो भी आपके बचा के रखे और उनकी रक्षा करे, वो ही डीपीएसपी है। तो अब इसके अंदर एक और छोटा सा टॉपिक आता है कि भाई अमेंडमेंट्स इन डीपीएसपी, यानी कि भाई अमेंडमेंट यानी ये होता है कि भाई कानून में क्या क्या जो भी नई चीजें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी उसको जोड़ा गया। तो अब जैसे इसमें हमने देखा था कि आर्टिकल 39A था, 43A था, 48A था। तो ये जैसे ये तीनों आर्टिकल है, तो ये हमने देखा था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी ये पहले मौजूद नहीं थे, पर ये अब बाद में ये इनके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इन तीनों को इसमें जोड़ा गया। तो ये चीजें ध्यान रखनी। जैसे आर्टिकल 45 था हमारा, उसको जैसे फंडामेंटल राइट बनाया गया, 45 को, आर्टिकल 45 को फंडामेंटल राइट जो भी है बनाया गया आर्टिकल 21 में। जैसे आर्टिकल 21 में जैसे हमारा बनाया गया कि भाई जिसमें राइट टू एजुकेशन है,
एजुकेशन टू भाई जैसे जो टू जैसे 6 ईयर्स से लेके 14 साल तक वाले जो भी है ईयर्स के बच्चे थे उनके लिए बनाया गया। तो ये कौन से इससे हुआ था? आर्टिकल 45 को किससे किया गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से उसको जोड़ा गया, जो हमने उसमें भी पढ़ा था उस टाइम भी भाई 21A में हमने पढ़ा था कि भाई कंपलसरी एजुकेशन जो है कि भाई 6 से 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। और जैसे हमने देखा था कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हमने जो इसमें देखा था आर्टिकल 40 किसमें था? 43B में था ना? बी का हमने देखा था कि भाई जैसे जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना गांधीयन प्रिंसिपल में जो था, जो कि ये हमने फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 का जो 6 पार्ट्स में जो वो डिवाइड हो रहा था उनमें से एक पार्ट था ये हुआ था भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना। वहां पे बताया था, ये यहाँ पे फिर से बता देते हैं 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जैसे 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया। तो ये कुछ 3 ऐसे हैं कि जिनसे अमेंड करके फंडामेंटल राइट्स में भी और डीपीएसपी में भी नए कुछ जो भी भाई हमारे पॉलिसीज कह लें या कानून है जो हमने जोड़े थे। तो आज इसमें यही है, अब जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन भाई डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में क्या है या नहीं है, जो भी भाई क्या अलग कैसे डिफरेंशिएट है, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा उस पर। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना गाइस। थैंक यू।